हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी का स्वागत है आज के 360 डिग्री एनालिसिस के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं हमारी जुडिशरी की या कोर्ट्स की बात करी जाती है तो काफ़ी रिस्पेक्टफुली हम इनको देखते हैं। रीज़न क्या है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस है, उनको अपहोल्ड करने के अंदर जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि मान लीजिए, हमने प्रेम्बल के अंदर हमें देखने को मिलता है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो वहां पर जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। पर जब हम जुडिशरी के अंदर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि कितने महिला जजेस हैं हमारे यहाँ पे, तो हमारे थोड़े क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ जाते हैं। अब यूपीएससी भी इस बात को समझता है। आप जानते हो ना, जीएस पेपर 2 के एक पर्टिकुलर टॉपिक है हमारे अंदर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। ठीक है ना, जीएस 2 में आपको ये पर्टिकुलर चीज सिलेबस के अंदर देखने को मिल जाएगी। यूपीएससी ने इस चीज को रिकॉग्नाइज भी किया है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर काफी कम है, और यूपीएससी 2021 में हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिला था। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। अब देखिए, आज हम इस मुद्दे को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कस इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बेंच बनाई गई है जिसके ऊपर सारी की सारी वुमेन है। बेसिकली एक ऑल वुमेन बेंच है। आप बेंच जानते हो, जब भी आपका कोई केस है तो बेंच के द्वारा सुना जाता है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रिसेंटली एक बेंच बनाई गई ना, इसके ऊपर सारी की सारी महिलाएं थी। ये केस क्या है सर? देखो, बहुत सारे आप जानते हो जो अलग अलग हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गए, ठीक है, शादी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हो गए, और इसके रिगार्डिंग जो भी बेल मैटर्स होंगे, उसको सुनने के लिए ये ऑल वुमेन बेंच बनाई गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं ऑल वुमेन बेंच के ऊपर। देखो, आज तक से जब से हमारा कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसकी हिस्ट्री में ये सिर्फ तीसरा ऐसा मौका है जब एक बेंच के ऊपर सारी की सारी महिलाएं बैठी हों। पहले 2013 में ये चीज हुई थी, फिर 2018 में, अब जाके तीसरी बार ऐसी चीज हुई है जब हमने देखा हो कि ऑल वुमेन बेंच हमें देखने को मिली है। अब सर रिप्रेजेंटेशन है कितना? देखो, आप एक इस चीज से रियलाइज करो, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी वुमेन नहीं बनी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2027 में, ठीक है, जस्टिस बीवी नागरत्ना जी वो पहली वुमेन चीफ जस्टिस हो सकती हैं, ठीक है, बट अभी तक की हिस्ट्री में एक भी चीफ जस्टिस नहीं है। ओके, ऊपर से आप एक चीज रियलाइज करो, हमारा सुप्रीम कोर्ट में ना दरअसल में टोटल 33+1 जजेस हो सकते हैं मैक्सिमम। वन क्या है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके अलावा 33 और जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। पर अभी करंटली जजेस कितने हैं? अभी करंटली जजेस हैं हमारे पास 27, ठीक है ना। इन 27 में से सिर्फ और सिर्फ 3 महिलाएं हैं। तो क्लियरली क्या शो कर रहा है? क्लियरली ये शो कर रहा है ना एक तरह की डिस्पैरिटी, कि मेन बहुत ज्यादा हैं, वुमेन बहुत कम है। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ना वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हुई है। मैं थोड़ा ना आपको नंबर्स के अंदर लेकर चलता हूँ। देखो, अगर आप बात करोगे ना सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट को आपको ध्यान में पता लगेगा कि सिर्फ 3 वुमेन जजेस हैं। उसी तरह से इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबको मिला दो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, सबको मिलाकर टोटल 96 वुमेन जजेस देखने को मिलती हैं। लोअर कोर्ट्स के अंदर देखने को मिलता है 6765 वुमेन जजेस। अब अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में देखना चाहो ना कि कितनी परसेंटेज वुमेन जजेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 11% है, हाई कोर्ट के अंदर ये नंबर 13% हो जाता है, लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ये नंबर हो जाता है 35%। अब देखने में तो सर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कम है, हाई कोर्ट में भी कम ही है, लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट में फिर भी ठीक ठाक है। पर देखो, लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट में भी ना बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिली है। किस तरह से? अगर देखो, मैं बात करता हूँ ना गुजरात हाई कोर्ट की, ठीक है, गुजरात के अंदर ये नंबर कितना हो जाता है? 19% है। गोवा के अंदर ये नंबर हो जाता है 70%। तो गोवा तो बहुत अच्छा कर रहा है सर, गुजरात ऑन द हैंड बहुत खराब कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट अदरवाइज अगर हम मोटा मोटा देखने की कोशिश करें ना, तो ज्यादातर जगह में हमें नोटिस करने को क्या मिलेगा? ज्यादातर जगह हमें नोटिस करने को मिलेगा कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम ही है। अब सर इसके पीछे का कारण क्या है? वाई इज देयर सच अ लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी? देखो, पहला इसका कारण क्या है? हमारे जुडिशियल रूल्स। जुडिशियल रूल का क्या मीनिंग सर? देखो, हमारा ना आर्टिकल 233 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर आप आर्टिकल 233 देखोगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जज बनना है ना, तो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। आई बात समझ में? एडवोकेट की 7 साल की कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एलिजिबल हो। अब हमारी जुडिशरी ने क्या किया, यहां पर 7 साल ना, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया है कि 7 साल कैसी सर्विस होनी चाहिए आपकी?
कंटिन्यूअस, कि लगातार इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लगातार आपने 7 साल कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करी हो। ऊपर से देखो जो अलग अलग स्टेट्स के जुडिशियल रूल्स हैं, उनमें क्या किया हुआ है, उन्होंने बोला है कि कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज एन एंट्री फॉर डिस्ट्रिक्ट जज, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो। अब देखो महिलाओं के लिए होता क्या है, फीमेल के लिए आप जानते हो मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, शादी की, ठीक है, कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो उस वजह से होता क्या है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट इतनी सारी कंडीशंस हमने लगा रखी है ना, ये कंडीशंस विमेन के लिए फुलफिल करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला तो ये कंसर्न हो गया। उसके साथ देखो कंसर्न इस तरह से भी, आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ना कोई भी एक कंपनी उठाओ, ठीक है, किसी भी कंपनी को आप, जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है, उस कंपनी को उठा के देखना, आपको रियलाइज होगा कि आपको ना, जो ऐसा मान लो कि लोअर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी महिलाएं देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे, जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते रहोगे, आपको ध्यान में देखने को मिलेगा कि वुमेन की जनसंख्या कम होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं ना टॉप मोस्ट पोजीशन दैट इज सीईओ, तो आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन या तो है ही नहीं, या अगर है तो बहुत ही कम है। अगर आप दुनिया की ना टॉप 500 कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अगर आप नोटिस करोगे, तो हार्डली 10% से भी कम कंपनीज ऐसी हैं जहां पर वुमेन सीईओ हैं। आई बात समझ में? तो ये वाली सेम प्रैक्टिस ना हमें इन जुडिशरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखने को मिलती है, कि लोअर कोर्ट्स के अंदर तो थोड़ा बहुत हमने देखा ना, 35% यहाँ पर तो थे। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ना, बेसिकली हाई कोर्ट की तरफ जाते रहेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते रहेंगे, वैसे वैसे वुमेन की परसेंटेज कम होते हुए देखने को मिल जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो सिर्फ जुडिशरी के अंदर नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी हर जगह आपको ये चीज देखने को मिली जाती है। रीजन इसके पीछे के वही है कि वुमेन की थोड़ी पर्सनल चॉइसेस भी हो सकती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। कई बार जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहोगे, अपनी करियर के अंदर प्रमोट होते रहोगे, तो आपको देखो हो सकता है ज्यादा काम करना पड़े, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, तो डेफिनेटली आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीछे हो जाएंगी, तो दोनों के बीच में बैलेंस रखना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वर्किंग कंडीशन मुश्किल हो, ठीक है ना, तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से आप सभी जानते हो, ठीक है ना, हमने सोसाइटी के अंदर काफी बार पढ़ा भी है, दैट इज ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ठीक है ना, एक तरह की हमें सीलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक इनविजिबल सीलिंग है, हमें दिखती नहीं है, पर एक सीलिंग होती है। देखिए इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर रहते हैं, जैसे कि कोलिजियम सिस्टम। अब देखो मैंने कोलिजियम सिस्टम आपके साथ कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप जानते हो कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर होता कौन है? इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ फोर मोस्ट, जो चार सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब देखो ये जो सिस्टम है ना, कोलिजियम सिस्टम, जो बेसिकली एक तरह से कह लीजिए कि किस पर्टिकुलर जज को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, किसको नया जज की तरह एज अ एक्सीड करना है, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, काफी हद तक ओपेकनेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बेसिकली ना इस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी काफी कम है। अब देखो जहां पे ट्रांसपेरेंसी कम है, ओपेकनेस ज्यादा है, ये क्या हाईलाइट हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ बायसनेस हो, कुछ हो सकता है कुछ फेवरेटिज्म यहाँ पे हुआ हो, या फिर कुछ ऐसे जजेस को हो सकता है सिलेक्ट किया हो जो कि किसी प्रोफेशनल नेटवर्क हो गया या पर्सनल नेटवर्क के बेसिस पे आए हो, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से ना कई बार ऐसा शक उठता है कि कहीं ऐसा रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, और इसकी वजह से आप खुद सोचो, हो सकता है कि वुमेन को यहाँ पे चांस ही ना दिया जा रहा हो, ठीक है। तो काफी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये भी एक मेजर रीजन रहा है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलती। उसके अलावा देखो एक ना, अगर वुमेन को कहीं ना कहीं उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर किस सेंस में? जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स। देखो आप अगर किसी ना अपने यहाँ पे लोअर कोर्ट में जाओगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इंडिया में ना 22% कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर एक ही टॉयलेट है, बेसिकली मेन और वुमेन का कॉमन टॉयलेट है यहाँ पे, वुमेन के लिए कोई अलग से टॉयलेट नहीं है। तो आप खुद सोचो, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है, काफी जगह पे इनको मैटरनिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, तो जब इस तरह के इश्यूज होंगे, तो आपको लगता है क्या कि वुमेन एज अ जुडिशरी के अंदर कैरियर वो चाहेंगी? नहीं चाहेंगी, ठीक है। वो इन द ऑन द अदर हैंड वो क्या चाहेंगी? वो चाहेंगे कि हम ना कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम कर लेते हैं। वहां पर भी देखो लीगल जरूरत होती है, वहां पर भी लॉ ऑफिसर्स की जरूरत होती है, लॉ ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है, तो वुमेन उस डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो ये एक मेजर इशू आ गया। उसके साथ ही देखो बहुत जगह ऐसा भी नोटिस किया गया है कि जो पूरे ओवरऑल जुडिशरी का अगर आप एनवायरमेंट देखने की कोशिश करोगे ना, तो काफी सेक्सिस्ट हमें देखने को मिलता है, काफी हॉस्टाइल देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मेल डोमिनेंट रहता है। तो जेंडर बायसनेस को एक्नॉलेज यहाँ पे बहुत बार किया गया है, तो ये भी एक मेजर इशू रहता है। उसके अलावा भी देखो कुछ और फैक्टर्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजंस, ठीक है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
जब हम बात करते हैं ना कुछ स्टेट्स में, आपको स्टेट्स के एग्जाम बताता हूँ, जैसे असम हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सभी ने अपने जो कोर्ट्स हैं, जो जो इनके बेसिकली मैं लोअर कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वहां पर क्या है, कुछ तरह का कोटा सिस्टम लगाया हुआ है कि मिनिमम इतने परसेंट महिलाएं तो वहां पर होंगी ही होंगी। अब ये जो इस तरह का सिस्टम है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में ज्यादातर है, तो यहाँ पर वुमेन की संख्या अच्छी है। ऑन द अदर हैंड बाकी काफी सारे स्टेट्स के अंदर वुमेन की परसेंटेज काफी लो है। ठीक है, चलो ये तो बात होगी लोअर जुडिशरी की। इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ हायर जुडिशरी, चाहे बात कर लो आप सुप्रीम कोर्ट की या हायर कोर्ट्स की, यहाँ दोनों के अंदर इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, ये जो कोटा वाला सिस्टम है। तो इससे होता क्या है, वुमेन की एंट्री यहाँ पे नहीं हो पाती है, इस वजह से भी हमें देखने को मिलता है काफी लो पार्टिसिपेशन वुमेन का। तो सर अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन लो है तो उसका इंपैक्ट क्या आता है, क्या इंपैक्ट है हमारा उसके ऊपर? देखो इंपैक्ट इस तरह से समझने की कोशिश करो कि जो अलग अलग जजमेंट्स होती है ना, काफी बार उनके अंदर हमारा एक प्रेजुडिस देखने को मिल जाता है। किस तरह से सर? देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी ना 2020 की बात है, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, उनके द्वारा एक फैसला सुनाया गया, मैं समझाता हूँ। एक पर्सन था, एक लड़का था बेसिकली, उसने एक लड़की को मॉलेस्ट किया। ठीक है, तो हुआ पता क्या, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें कहा कि इस बंदे को बेल हम दे देंगे, पर इस शर्त पे देंगे कि जो लड़का है ना, ये इस लड़की से राखी बंधवा ले। तो देखो यहाँ पर ना ऐसा जो जजमेंट थी उसमें ऐसा लगा कि यहाँ पे जो जजेस हैं प्रॉपर जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है। ठीक है, वुमेन के कंसर्न्स का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, राइट। वुमेन के जो मुश्किलें उनको फेस करते हैं, किस तरह से उनका विक्टिम की तरह वो होता है, वो चीजों का उनको रियलाइजेशन शायद नहीं हो रहा। और ये सारी चीजें हमें वहां की उनकी जजमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह से देखो एक चीज और भी होती है कि हमारा ना ट्रस्ट डेफिसिट जुडिशरी के अंदर थोड़ा कम हो जाता है। आप खुद रियलाइज करो, जुडिशरी का काम क्या है, बेसिकली जस्टिस को अपहोल्ड करना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना। पर अगर जुडिशरी के अंदर ही मान लीजिए हमारी वुमेन हो गया, वल्नरेबल सेक्शन हो गया, इन सभी को अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तो लोगों के मन में तो थोड़ा शक जाएगा ना जुडिशरी के ऊपर, बिल्कुल। और इससे हो क्या सकता है, लोगों के अंदर जुडिशरी के रिगार्डिंग थोड़े क्वेश्चन उठे, कोर्ट की लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स डेफिनेटली बन सकते हैं। उसके अलावा वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा था कि हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा पीछे हट जाए, वुमेन नहीं होंगी तो अलग अलग तरह के जो सोशल सर्कमस्टांसेस हो गया, सोशल एक्सपीरियंसेस हो गया, वो शायद बाकी के जजेस ना समझ पाए। अगर जुडिशियल डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, मेन होंगे वुमेन होंगे, एक प्रॉपर मिक्सचर होगा ना, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस सारे सर्कमस्टांसेस को हम अच्छे से समझ पाएंगे, प्रॉपर वे में जस्टिस को डिलीवर कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो हमारा जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए ना, वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि हम अपने जो कोर्ट्स हैं उनको जेंडर सेंसिटाइज करें। ठीक है, हमारे जो अलग अलग जजेस होते हैं वहां पर इनके रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो। इसी तरह से आप जानते हो जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, डॉक्टर चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने भी इसकी बात करी हुई है कि वुमेन को भी आगे आना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें हमें इंश्योर करनी पड़ेंगी। जेंडर सेंसिटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसके अलावा देखो काफी लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बेसिकली इसके एंट्री के लिए जो एग्जामिनेशन होता है, वहां पर कुछ क्वेश्चंस या कुछ सेक्शंस ऐसे भी होने चाहिए जहां पर जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात हो, ताकि जो बाद में जजेस बनते हैं उनके अंदर ये सारे फीचर्स हों। इसके साथ ही ये भी बातें हमें अक्सर की जाती हैं कि जो अलग अलग मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अलग अलग प्रोविजंस हो गया, वो सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, एक तरह का प्रॉपर इन्वायरमेंट जो कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दे ग्रो करने की, ये सारी चीजें डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगी। बाकी देखो जो मैंने आपको बताया था ना, थोड़े रूल्स इनके लिए टफ हैं, अगर इनको एंट्री करनी होती है तो वहां पे रूल्स काफी टफ हैं। तो इनके लिए थोड़े रूल्स को हम मोल्ड कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वुमेन शादी के बाद भी इनफैक्ट आसानी से इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। तो ये रूल्स को हम डेफिनेटली मॉडिफाई थोड़े कर सकते हैं। इसके अलावा देखो एक ना दरअसल मैं आपको बताता हूँ, जिनेवा फोरम है, इन्होंने ना वुमेन को जुडिशरी के अंदर किस तरह से प्रमोट करें उसके रिगार्डिंग काफी रिकमेंडेशन दी थी। तो उन्होंने एक बात करी थी मेंटरशिप सिस्टम की। अब सर मेंटरशिप सिस्टम क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल सिस्टम है। जैसे मान लो एक कोई आईएएस ऑफिसर बन चुका है, अब ये ना मेंटर कर रहा है जो एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि आपको कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें। सिमिलर टाइप का मेंटरशिप सिस्टम यहाँ पर भी सजेस्ट किया गया है। जैसे अभी करंटली मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 वुमेन जजेस हैं, बिल्कुल। अब ये 3 जो जजेस हैं, ये बाकियों को, जैसे बाकी और जजेस होंगे जो लोअर जुडिशरी के अंदर है मान लीजिए, उनको एक तरह से मेंटर कर सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें उनको आएंगी, उनको कैसे टैकल करना है, वो चीजें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, और ये महिलाएं फिर आगे आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें मेरा हेल्प कर सकती हैं। एक तरह की इनफॉर्मल मीटिंग हो सकती है, आपस में मिलना, आपस में डिस्कस करना, ओवरऑल जुडिशरी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये सारी इनफॉर्मल मीटिंग्स डेफिनेटली इसके अंदर हेल्प कर सकती हैं।
ऊपर से देखिए जो हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थोड़े थे, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं अब, जो जस्टिस रमन्ना जी हैं, इन्होंने रिकमेंड किया था कि वुमेन को आगे आना पड़ेगा ताकि वो एक तरह की रिजर्वेशन डिमांड करें, ठीक है ना, जुडिशरी के अंदर भी एक तरह की रिजर्वेशन लगाई जा सकती है ताकि वुमेन इसके अंदर आगे आ पाए। तो देखो वुमेन का अगर आगे आएंगी, डेफिनेटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो अपहोल्ड ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है, एंड ओवरऑल हमारा जो जुडिशरी का ओवरऑल एनवायरमेंट है वो भी डेफिनेटली बेटर होगा। इसके साथ ही ना देखो जुडिशरी के अंदर वुमेन आने से बहुत बेनिफिट होता है, किस तरह के हम जजमेंट देते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने क्या विशाखा गाइडलाइंस के बारे में सुना है? अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, आई एम वेरी श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक बनता हो गया देखा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस, ठीक है ना। वो जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस था ना, वो इन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड था, विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी कि किस तरह से बेसिकली ये हमें चीजें करनी होती हैं, बेसिकली कोर्ट्स ने इनको गाइडलाइंस दी थी। अब ये जो गाइडलाइंस होती हैं, अगर आप इनको नोटिस करोगे, वुमेन के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। ये गाइडलाइंस पता किसने दी थी? ये दी गई थी बाय जस्टिस सुजाता मनोहर। अब सर ये कौन थी? देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वुमेन जज अपॉइंट होने वाली ये दूसरी महिला थी, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि इन्होंने पर्टिकुलर विशाखा गाइडलाइंस से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि वहां पर हमें वुमेन जजेस का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एक्सपेक्ट करो कि अगर पूरे हमारे इस तरह से ना, अगर प्रॉपर हमारे वुमेन की भी उतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, तो डेफिनेटली जो जस्टिस है उसको हम रियल सेंस में डेफिनेटली अपहोल्ड कर पाएंगे। तो आपको भी ना जब मेंस के आंसर लिखने हैं, तब इस तरह के मल्टीपल डायमेंशन आपके पास होनी चाहिए, अलग अलग व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आपके आंसर बहुत अच्छे से निकल के आएंगे। आज हमने 360 डिग्री एनालिसिस किया ना, वो इसीलिए किया ताकि आपको समझ आ पाए कि किस तरह से आपने अलग अलग चीफ जस्टिस को भी डेफिनेटली किया, अलग अलग कोर्ट जजमेंट्स देखी हमने, क्या क्या रिकमेंडेशंस थी अलग अलग फॉर्म्स की, वो चीजें समझने की कोशिश करी, प्रॉपर डेटा भी देखा। यही तरीका होता है आंसर राइटिंग के अंदर, ताकि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ। इवन हमारा देखो जो मेगा विन इनिशिएटिव है ना, उसके अंदर भी हमने यही चीजें इंश्योर करी हैं। ये दरअसल में एक मेंटर्स के द्वारा गाइडेड एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जहां पर होता क्या है, आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, टोटल 15 टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनका प्रॉपर एनालिसिस हो पाए, कहाँ गलतियां कर रहे हैं उनको कैसे ठीक करना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा कोर्स है आप सभी के लिए, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है अपनी गलतियों से सीखने के लिए। और अगर आपका 2023 का कहीं ना कहीं ड्रीम है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। इन केस अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो dpp.onlyas.in पर जा सकते हो। इन केस आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमें अपनी क्वेरीज को एड्रेस भी करवा सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी तरह से आप भी अपना एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।